नमस्कार प्यारे छात्रों। आपने कल तक अकर्मक क्रिया के विषय में जाना। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है, यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। क्रिया मुख्य क्रिया से ठीक पहले अगर हम क्या या किसे लगा करके प्रश्न बनाते हैं तो उसका उत्तर नहीं मिलता है, यही अकर्मक क्रिया की पहचान है। अकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। आपने पूर्ण अकर्मक क्रिया के विषय में कल पढ़ा था, आज पढ़ते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया। तो शुरू करते हैं। हमारा विषय है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहती है जिस क्रिया के वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द के प्रयोग से अर्थ स्पष्ट होता है, वे अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। जिस क्रिया के वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द के प्रयोग से अर्थ स्पष्ट होता है, वे अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कही जाती हैं। अर्थात वाक्य में एक तो कर्म नहीं होगा और नंबर दो बात, उस वाक्य में एक शब्द ऐसा होगा जिस शब्द से ही उस वाक्य का अर्थ निर्भर करेगा। अगर वाक्य में से उस शब्द को हटा दिया जाए तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है, यानी कि कर्म रहित वाक्य और उस वाक्य में एक ऐसा शब्द जिसके ऊपर पूरे वाक्य का अर्थ टिका हुआ है, तो वो अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाएगी। समझने वाली बात एक और है, और वह बात यह है कि जो वो शब्द होगा जिसके ऊपर पूरे वाक्य का अर्थ निर्भर करता है, वो क्या तो संज्ञा होगी या फिर उसका विशेषण होगा। एक बार समझ करके देखते हैं किस तरह से। जैसे नीचे एक उदाहरण है, सुरेश है, सुरेश है। इस वाक्य में है क्रिया है और सुरेश कहता है, लेकिन इससे वाक्य का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ है क्रिया अपूर्ण क्रिया है। अगर हम कहें सुरेश वीर है तो यहाँ पूरक शब्द वीर होगा, क्योंकि जैसे ही हमने सुरेश के साथ वीर शब्द को जोड़ा तो वाक्य का एक अपना अर्थ बन गया जो सुरेश की वीरता को संबोधित करता है। सुरेश वीर है, सुरेश कहता, और वीर उसका विशेषण, और है का मतलब क्रिया, यानी कि इस वाक्य के अंदर कर्म नहीं है। कर्म नहीं है इसका मतलब ये अकर्मक है। और नंबर दो, यह पूरा वाक्य इस वीर शब्द के ऊपर निर्भर करता है। अगर हम इस वीर शब्द को जोड़ते हैं तो ही अर्थ निकलता है, यदि हम इस वीर शब्द को ना जोड़ें तो फिर अर्थ नहीं निकलता है। इस तरह अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहती है जब क्रिया के वाक्य में प्रयोग किए जाने पर कर्ता के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द के प्रयोग से अर्थ स्पष्ट हो तो वे अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कही जाएंगी। अर्थात वाक्य में एक तो कर्म नहीं होगा और दूसरा एक शब्द के ऊपर वाक्य का अर्थ निर्भर करेगा। जैसे हमने अभी अभी इस उदाहरण को समझने की कोशिश की है। हमने लिखा सुरेश है, सुरेश है, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। यहाँ इसी कारण है शब्द अपूर्ण क्रिया के अंदर आएगा। अब हमने कहा सुरेश वीर है, तो यह वीर शब्द लगाने से ही क्रिया पूरी होती है, उसका एक अर्थ निकलता है। इस वाक्य में सुरेश वीर है, न तो कर्म है, वीर शब्द उसका विशेषण है, और नंबर दो बात है उसका क्रिया है, यानी कि क्रिया विशेषण और कर्ता, यानी कि कर्म नहीं है। कर्म नहीं है और उसके साथ साथ वीर शब्द से ही इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, इसलिए यहाँ अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया वे क्रियाएं होती हैं, वे अकर्मक क्रियाएं, अकर्मक क्रिया का मतलब हो गया कर्म रहित क्रिया। वे अकर्मक क्रियाएं जो कर्ता के होते हुए भी पूर्ण अर्थ का ज्ञान नहीं देती हैं, यानी कि कर्ता है फिर भी वाक्य का अपना एक अर्थ नहीं निकलता है। उन्हें अपना पूरा अर्थ देने के लिए उस वाक्य पर निर्भर रहना पड़ता है।
उन्हें अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। इसके लिए संज्ञा या विशेषण शब्दों का आवश्यकता होती है। जैसे उदाहरण के लिए वह बीमार रहा, यहां मैंने बीमार शब्द को अंडरलाइन कर रखा है। अगर शब्द है वह रहा तो वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता। हमने बीमार शब्द जोड़ा तो ही वाक्य की क्रिया से अर्थ निकलता है। वह कहता है, बीमार विशेषण है और रहा क्रिया है, यानी कि इस वाक्य में कर्म नहीं है, अकर्मक क्रिया है, और इस बीमार शब्द के ऊपर पूरे वाक्य का अर्थ निर्भर करता है। इसका मतलब हुआ कि यह अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। दूसरा उदाहरण समझकर देखते हैं। आपने उसे महान बनाया। आपने उसे महान बनाया, यहां बनाया क्रिया है, आपने कहता है, उसे किसी को संबोधित किया जा रहा है और महान उसका विशेषण है। अगर हम इस महान शब्द को हटा दें तो अर्थ बनेगा आपने उसे बनाया, और इससे वाक्य का पूर्ण अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। ना तो वाक्य के अंदर कर्म है और पूरा वाक्य इस महान शब्द के ऊपर निर्भर करता है, इस महान शब्द के मिलने पर ही अर्थ बनता है। इसका मतलब यह हुआ यहाँ अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। अगला उदाहरण समझ करके देखते हैं। वह बहुत चतुर है। वह कहता है बहुत विशेषण, चतुर विशेषण, और है उसकी क्रिया है। वह कहता बहुत प्रविशेषण, चतुर विशेषण, और है उसकी क्रिया, यानी कि पूरे वाक्य में कर्म नहीं है। और नंबर 2, चतुर शब्द से ही इस वाक्य का अर्थ पूरा होता है। अगर हम चतुर शब्द हटा दें तो वाक्य बनेगा वह बहुत है। वह बहुत है, इससे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जब हम चतुर विशेषण को जोड़ते हैं तभी वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है, यानी कि पूरे वाक्य का अर्थ इस एक शब्द चतुर के ऊपर निर्भर करता है। पूरे वाक्य में कर्म भी नहीं है। इसका मतलब हुआ यह अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। अगले उदाहरण से समझ करके देखते हैं। तुम निराश हो। अगर हम इस वाक्य में केवल इतना कहें तुम हो तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तुम कहता है क्रिया है, यानी कि इस वाक्य में कर्म नहीं है, अकर्मक है। और नंबर 2 बात, इस निराश शब्द से ही इस वाक्य का अर्थ पूरा होता है। अगर निराश शब्द यहां से हटा दिया जाए तो वाक्य का अर्थ भी पूर्ण नहीं हो पाता है। इसका मतलब यह है कि यह अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिस क्रिया के वाक्य में प्रयोग करने पर कर्ता के अलावा किसी दूसरे पूरे करने वाले, यानी कि वाक्य के अर्थ को पूरा करने वाले एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाना निश्चित होता है जिससे उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो। अगर वो पूरक शब्द नहीं होगा तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। ऐसी क्रियाएं अपूर्ण क्रियाएं कहलाती हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जिस वाक्य में कर्म नहीं है और एक वाक्य एक शब्द के ऊपर पूरा वाक्य निर्भर करता है, ऐसी क्रिया अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाएगी। जैसा हमने पहले उदाहरण में समझ करके भी देखा। यहाँ हमने एक शब्द लिखा सुरेश है, यहाँ है अपूर्ण है क्योंकि इस सुरेश है से कोई अर्थ नहीं निकलता है। हमने लिखा सुरेश वीर है, सुरेश कहता है, वीर उसका विशेषण है और है क्रिया है, यानी कि वाक्य में कर्म नहीं है और वीर शब्द से ही इसका अर्थ पूरा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह अकर्मक क्रिया है। तो आपने आज जाना अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं के विषय में। अपूर्ण का मतलब होता है अधूरा, अकर्मक का मतलब कर्म रहित वाक्य, यानी कि अकर्मक क्रिया वह होती है जिस वाक्य में कर्म नहीं होता, और अपूर्ण अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें किसी एक शब्द पर उस पूरे वाक्य का अर्थ निर्भर करता है। कुल मिलाकर कहानी यह हो गई कि ना तो उस वाक्य में कर्म होगा और एक शब्द के ऊपर पूरा वाक्य निर्भर करेगा। वह शब्द निश्चित रूप से क्या तो संज्ञा होगी या फिर विशेषण होगा। आज हमने अपूर्ण अकर्मक क्रियाओं के विषय में जाना है। आप ध्यान से इसे पढ़ना, इसे नोट करना, इसके उदाहरणों को समझना। यदि कोई दिक्कत आए तो फिर मुझसे पूछना।
कल हम अध्ययन करेंगे सहकर्मक क्रियाओं के विषय में और उसके भेदों के विषय में। धन्यवाद।